रही खबर के साथ वहां पर तहसीलदार प्रीति जैन की संवेदनहीनता से गैस एजेंसी पर बवाल हो गया। ऑक्सीजन लेने गए लोगों ने जमकर बवाल काटा। थाना खंदौली के नंदलापुर गांव का ये सारा मामला है। तीमारदारों ने घंटों लाइन में लगने के बाद सिलेंडर लिया है वहां पर और तहसीलदार प्रीति जैन ने भरे हुए सिलेंडर जब्त कर दिए। बवाल हो गया उनकी संवेदनहीनता की वजह से। थाना खंदौली का मामला, आगरा से रिपोर्ट। ऑक्सीजन लेने आए लोगों ने जमकर वहां पर बवाल काटा। सिलेंडर दे देना चाहिए सर। अरे एक दूसरे कैसे ले सकते हो आप किसी के? नहीं ये अपना इन्हीं लेता है। हाँ इनके सिलेंडर क्यों लेंगे आप? सरकार इंतजाम नहीं सिलेंडर दे देना चाहिए सर। अरे एक दूसरे कैसे ले सकते हो? सीधा आगरा चलते हैं, जानते हैं कि ये बवाल क्यों हुआ, क्यों तहसीलदार ने ये ऑक्सीजन सिलेंडर भरे हुए जब्त किए, पब्लिक को किस बात पे गुस्सा आया, ये सब जानते हैं। नितिन उपाध्याय से हमारे सहयोगी वहां सीधा कनेक्ट है। नितिन, इस घटना के बारे में बताइए और आगरा के कुल हालात के बारे में भी दर्शकों को बताइए। देखिए राजेंद्र, पूरा शहर बस एक ही चीज मांग रहा है, वो है ऑक्सीजन। पूरी तरह से कहा जाए ऑक्सीजन इस समय लोगों के लिए प्राणवायु बनी हुई है और लगातार कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत है, बद इंतज़ामी है और अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम और संवेदनहीन बने हुए हैं। और जिस तरह से जो वीडियो इस समय एबीपी गंगा की टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये जो पूरा थाना खंदौली क्षेत्र में नंदलालपुर गांव में राम मनोहर गैस एजेंसी का मामला है। अचानक से जो तहसीलदार हैं थाना जो एतमादपुर परगने की प्रीति जैन पहुंचती हैं और लोगों के हाथ से जो उनके पास हॉस्पिटल का जो कार्ड है, आधार कार्ड है, जो डिटेल्स होती हैं उसको छीन लेती हैं और लगातार ये आरोप लगाने लगती हैं कि ये ब्लैक किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सांसों की डोर आपकी ऑक्सीजन पर डिपेंड है और ज़्यादातर अस्पतालों ने नोटिस लगा दिया है। इसके साथ ही अस्पतालों ने यह कह दिया है कि अगर आपको अपने मरीज का इलाज कराना है तो आप ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। लोग घंटों से दिन में रात में 3-3 बजे पहुंचकर प्लांट के बाहर लाइन लगाए हुए हैं और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी पूरी तरह से मानवीय संवेदना भूल गई है। और ऐसे में जो कहते हैं नौकर, यानी जनता का जो नौकर होता है, नौकरशाह किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं, ये सामंतवादी सोच, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, नितिन, तहसीलदार महोदया का तर्क क्या है? वही कम नजर आ रहा है। नितिन, प्रीति जैन का तर्क क्या है, क्यों उन्होंने जब्त किए सिलेंडर, क्या कह रही है वो? ये कहना जी, देखिए उनका ये कहना है कि डीएम साहब ने आदेश दिए हैं ऊपर से और ऐसे किसी को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल सही है कि तमाम ऑक्सीजन प्लांटों के बाहर कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, कई सारे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर 2-4 चुनिंदा ऐसे कहा जाए समाज में अराजक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई की जिम्मेदारी प्रशासन की है और उसकी आड़ में आप 99 और 98 जो लोग खड़े हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी का बाप हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी की माँ एडमिट है, किसी की भाई एडमिट है, उनके चेहरे पर बदहवासी, उनके चेहरे पर बेचैनी और उनके चेहरे पर कहा जाए अपने परिजन, अपने प्रियजन को खोने का एक कहा जाए एक संकट नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक अधिकारी इतनी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकती है। इसके साथ ही अगर आगरा की बात की जाए तो ओवरऑल तस्वीर में आपको बता रहा हूं कि इस समय आगरा में 50% ही ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है। 45 मीट्रिक टन तक आगरा को डिमांड इस समय पहुंच चुकी है और 25 से ज़्यादा 30 से ज़्यादा मीट्रिक टन की सप्लाई नहीं आगरा दे पा रहा है। अधिकारियों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। इसके साथ ही लाइन लगा के आगरा के तमाम हॉस्पिटलों में नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, अधिकारियों से अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। मसलन उदाहरण के तौर पर गोयल सिटी हॉस्पिटल में 1 घंटे का बैकअप बचा हुआ है। तमाम हॉस्पिटल हैं, एपेक्स हॉस्पिटल ने नोटिस लगा दिया है, प्राइम हॉस्पिटल ने नोटिस लगा दिया है। सुबह हमने दिखाया था किस तरीके से एबीपी गंगा ने प्रयास किए तो पारस हॉस्पिटल को 20 सिलेंडर मिले। तो आप समझ सकते हैं कि लाइन लगा से एसआर हॉस्पिटल, आप समझ सकते हैं इस समय हॉस्पिटल में किस तरह से क्या पेमेंट लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, ये चीज़ सेकेंडरी है। लेकिन उससे पहले प्राइमरी चीज़ है कि इस समय संजीवनी बूटी का काम कर रही है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट नजर आ रहा है। जिलाधिकारी पीएन सिंह पूरी तरह से व्यवस्था संभालने में
नाकाम नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हीं की एक अधिकारी असंवेदनहीन बनी हुई है और लोग ये कह रहे हैं कि मुझे गोली मार दीजिए लेकिन मुझे सिलेंडर दीजिए। आप समझ सकते हैं कि इस समय की स्थिति आगरा में किससे बद से बदतर हो चुकी है, वर्स्ट सिचुएशन में हो चुकी है। और लेकिन सरकारी दावे कुछ और नजर आ रहे हैं। लेकिन आगरा में हाल ये है कि कभी भी किसी भी हॉस्पिटल से बड़े स्तर पर अनहोनी की खबर आ सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा में इस समय क्या हाल है। बिल्कुल समझ सकते वही हैं। आगरा है जो पहली कोरोना की पहली वेव में नितिन, आपने सवेरे बताया था कि जिलाधिकारी और कमिश्नर और दूसरे अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है? क्या इतने वो हंगामे के बाद भी, इस तरह से लोगों के परेशान होने के बाद भी वो अभी तक संपर्क नहीं कर रहे हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं? नितिन, देखिए बिल्कुल ये हाल ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों का। देखिए अमित गुप्ता को कोरोना पॉजिटिव हुआ, आगरा के कमिश्नर थे और वो नेगेटिव हो चुके हैं। उनको मैंने थोड़ी देर पहले फोन मिलाया तो उनका कहना था कि आप जिलाधिकारी से बात कीजिए। सवाल ये है कि जब आपको 20 बीघे का बंगला दिया जाता है, तमाम नौकर, गाड़ी, चाकर सब कुछ आपको दी जाती है, आप आईएएस हैं, सबसे बड़ी देश की परीक्षा पास करके आते हैं, उसके बाद आपको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी उतने ही संवेदनशील तरीके से आपको हैंडल करना चाहिए। और ऐसे में आप ये कह दें कि आगरा कमिश्नर कि आप जिलाधिकारी से बात करिए, जिलाधिकारी अपने नीचे मातहत अपने सबॉर्डिनेट को टोपी ट्रांसफर कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा भयावह है। लगातार अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे पर ट्रांसफर किया जा रहा है या तो फोन नहीं उठाया जा रहा है। और कुल मिला के कहा जाए ये बहुत ही नाजुक क्षण है और जिस तरीके से जिसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं किसी का परिजन अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल संचालक ये कह दें कि आप अपने परिजन को ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन बैकअप नहीं है। जब एक बेड की इस समय जबरदस्त किल्लत हो, उस समय आप उस परिजन की मानसिक स्थिति को समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने बहुत ही आसानी से, बहुत सहजता से महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है, कहा जाए। बिल्कुल ये बात जो आपने कही कि पीड़ित जो लोग हैं या परेशान जो लोग हैं वो ये तक कह रहे हैं कि हमें गोली मार दीजिए, ये बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उनकी परेशानी किस चरम पर जा चुकी है और कैसे उनके बर्दाश्त के बाहर है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन उपाध्याय, आपने आगरा की जमीनी हकीकत बता दी, इस घटना के पीछे का कारण बता दिया और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता, उनकी संवेदनहीनता की कहानी भी बता दी। सिलेंडर दे देना चाहिए सर। अरे एक दूसरे कैसे ले सकते हो आप किसी के? नहीं ये अपना इन्हीं लोग का है। हाँ, इनके सिलेंडर क्यों लेंगे आप? सरकार का इंतजाम नहीं है। आगरा का हाल आपने देख लिया। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, देश में कोरोना के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3,52,991 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,812 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। बड़ी खबर, एक दिन में 3,52,900 से भी ज्यादा मामले सामने आए, मतलब 3,53,000। पिछले दिन यानी उसके पहले 25 अप्रैल को 3,49,000 के पार, 24 अप्रैल को 3,46,000 के पार। लगातार ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ और ऊपर जाता हुआ, परेशानी बढ़ती हुई, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच पूरे देश में कोरोना से मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ी है। सिर्फ संक्रमितों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कोरोना से मरने वालों की, जान गंवाने वालों की तादाद भी बढ़ी है। इसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं 23 अप्रैल को 3,32,000, 22 अप्रैल को 3,14,000, 21 अप्रैल को 2,95,000। ऐसे लगातार ही ग्राफ ऊपर गया है, संक्रमण बढ़ा है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। देशवासियों को मुफ्त मिलनी चाहिए वैक्सीन, ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है। ट्वीट देखिए उनका, ट्वीट का कंटेंट उनका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चर्चा बहुत हो चुकी, ट्विटर पर लिखते हैं राहुल, चर्चा बहुत हो चुकी, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म। मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का विक्टिम, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। तो इस तरीके से फ्री वैक्सीन सभी के लिए हो, इसकी उन्होंने मांग की है, तीखा प्रहार करते हुए सरकार पर। राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायबरेली से है, उनकी माताजी के संसदीय क्षेत्र से है। एम्स में वहां पर 50 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल शुरू हुआ है। एम्स के डायरेक्टर राजवंशी ने इस अस्पताल की शुरुआत की। एम्स के उद्घाटन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई हैं। उद्घाटन के वक्त
2 गज की दूरी का नियम भूल गए लोग। और यहां पर सीएमओ के रेफरेंस के बाद ही, उनके रेफरल लेटर के बाद ही मरीज भर्ती हो सकेंगे। ये भी बता दें आपको बहुत स्पष्ट, रायबरेली के इस एम्स में 50 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ है। एक घटना तो ये हुई कि इसके उद्घाटन में ही सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। दूसरा, यहाँ पे सीएमओ का रेफरल लेटर चाहिए अगर किसी का एडमिशन कराना है, तो किसी को भर्ती होना है। हॉस्पिटल जो बनाया गया है 50 बेड्स का, वो आप देख लीजिए एम्स के भीतर, रायबरेली एम्स के भीतर 50 बेड्स वाला, 50 बिस्तरों वाला एक कोविड हॉस्पिटल सुविधाओं से लैस लगता है। उद्घाटन कैसे हुआ ये आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर में खाने की व्यवस्था देखी होगी, लेकिन कोरोना काल में एक गुरुद्वारे में इंसान की जरूरत की वो चीज मिल रही है जिसके लिए इंसान अस्पताल दर अस्पताल भटक रहा है। जी हाँ, ऑक्सीजन। गाजियाबाद के एक गुरुद्वारे में ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन दी जा रही है और गुरुद्वारे की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम ने कई लोगों की जिंदगी बचा ली है। ये त्रासदी का वो दौर है जहां इंसान सांस सांस के लिए मोहताज है, तो वहीं अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। इन अलग अलग डरा देने वाली तस्वीरों से अलग एक तस्वीर राहत देती है, सुकून देती है। दरअसल अब तक आपने गुरुद्वारे में लंगर के बारे में सुना होगा और प्रसाद के तौर पर वहां लंगर खाया भी होगा, लेकिन इस कोरोना काल में गुरुद्वारे की तरफ से एक अनोखी पहल की गई, जिसमें खाने के लिए लंगर के साथ साथ इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज भी उपलब्ध कराई जा रही है। ये कोई अस्पताल नहीं है जहां लोगों को बाहर ऑक्सीजन दी जा रही है, बल्कि ये गुरुद्वारा है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम का ये गुरुद्वारा लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, जहां खाने के साथ साथ ऑक्सीजन का लंगर लगाया गया है और ऑक्सीजन लेने वालों का लगातार तांता लगा हुआ है। कि जो इंद्रापुरम में ये सिंह साहब इतना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस हिसाब से कोई आदमी नहीं करता। आज की डेट में ये कितने लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच गाजियाबाद के इंद्रापुरम गुरुद्वारे के बाहर लोगों की कतार देखने को मिलती है, जो बारी बारी ऑक्सीजन लेने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन की इस मुहिम की हर कोई तारीफ कर रहा है। मरीज की सुविधा के अनुसार उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। अगर वो गाड़ी से उतरने में असमर्थ है तो उसे कार में ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। इस मुहिम ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इंद्रापुरम से गुरुद्वारा इंद्रापुरम प्रेसिडेंट, फाउंडर खालसा हेल्प इंटरनेशनल। आज हमने जो कोविड को देखते हुए जो आज कोविड का कहर टूटा है पूरे ही देश में, उसमें ऑक्सीजन की सबसे बड़ी जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की गई है, जिसमें अब लोगों को हमने मोबाइल ऑक्सीजन, गाड़ियों में आइए हम आपको ऑक्सीजन का मास्क अवेलेबल कराएंगे और आपके जो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करेंगे। आप गुरुद्वारा इंदिरापुरम में आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी पूरी फैसिलिटी कल रात से 12:30 बजे चल रही है। तकरीबन 125 से 150 आदमियों को ऑक्सीजन दे के बचा चुके हैं और आगे भी हमारी ये पूरे जो हमने उपराला किया है वो चल रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से शुरू की गई इस मुहिम की जमकर तारीफ हो रही है और इसके साथ ही हर कोई इस मुहिम के साथ जुड़ना चाह रहा है, जहां लंगर के जरिए ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाई जा रही है। और अब तक ये मुहिम कई लोगों के लिए वरदान साबित हो चुकी है। हर जगह से थक हारने के बाद गुरुद्वारे की चौखट पर ऑक्सीजन मिली है, जिसने लोगों को नई जिंदगी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सीधा देहरादून चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस पर कुछ कह रहे हैं। हर समय अपनी विधानसभा के लिए, विधानसभा में हो चाहे बाहर हो, पूरी तरह तत्परता से उन मांगों को उठाने का काम वो करते थे। वो हमसे छुपा नहीं, भुलाया नहीं जा सकता है। साथ ही वो जिस महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और हमने तय किया है कि गोपाल जी हमारे योग्य और संघर्षशील और समाज के प्रति जिस तरह उनका जुड़ाव, लगाव
और नौजवानों के लिए पूरी तरह से आगे रहे, तो उनके नाम पर उस महाविद्यालय का चले। ऐसा आराम से पूछो ना यार, आज श्रद्धांजलि पर है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 20 जिलों में सुबह 11 बजे तक 22.62% मतदान हुआ है। मेरठ और देवरिया में 26% वोटिंग हुई है और कानपुर देहात में सबसे कम 18.83% ही वोटिंग हुई है। सुबह 11 बजे तक जो अलग अलग डेटा हमें मिल पाया वो हम आपको बता रहे हैं। मेरठ और देवरिया में 26% मतदान और सबसे कम कानपुर देहात में 18% से थोड़ा ज्यादा, औसतन 22.62% मतदान हुआ है सभी 20 जिलों में सुबह 11 बजे तक। सुबह 11 बजे तक का डेटा, पोलिंग का डेटा, मत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 22.62 औसतन 20 जिलों में, सबसे ज्यादा मेरठ और देवरिया में 26% से ज्यादा और सबसे कम कानपुर देहात में 18% से ज्यादा। और जनाबेटी के जनापुर में मतदान केंद्र पर अफरा तफरी दिखाई दी। जनापुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 72 पर हड़कंप मचा हुआ है। मतदान केंद्र पर एक कर्मचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक कर्मचारी नीचे गिर गया, मुंह से खून निकला और आनंद फानन में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर कासगंज में पुलिस ने 2 गाड़ियों को पकड़ा है। बिना परमिशन के वोटर्स को ये गाड़ियां ढो रही थीं। बीडीसी प्रत्याशी की दोनों गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर दिया। वोटर्स को लाने और ले जाने में ये दोनों गाड़ियां चल रही थी। बिना परमिशन के वोटर्स को ये गाड़ियां ढो रही थी। बीडीसी प्रत्याशी की दोनों गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर दिया। अगली खबर फिरोजाबाद से। वहां पर टुंडला के मोहम्मदपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। गांव वालों ने गांव की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है और विकास के कार्य न होने का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा, आईजी और एसडीएम के साथ मिलकर गांव वालों को समझाने में जुटे हैं।